गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएपीएम सब्जेक्ट में वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन हम सब कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम सब ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, कितने चरणों में हुआ, उसके क्या कारण रहे, उन सब के बारे में हमने समझा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो प्रगति हुई उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई, उस असंतोषजनक प्रगति के क्या कारण रहे तथा उनकी विफलताएं क्या है और उन विफलताओं को दूर करने हेतु सुझाव। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की असंतोषजनक प्रगति के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। वो है असंतुलित शाखा विस्तार, यानी जो शाखा विस्तार तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन आज भी जो देश के पिछड़े हुए दुर्गम क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर इतना विकास नहीं हो पाया। जैसे उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन सब क्षेत्रों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आज भी बैंकिंग सुविधाएं का जो विस्तार होना चाहिए था वो ना हो पाया है। हर गांव में आज बैंक नहीं खुल पाए हैं। दूसरा है निक्षेपों या जमाओं में असंतोषजनक प्रगति। जो जमाओं में वृद्धि कुल मात्रा में तो खूब हुई है, लेकिन जिनके लिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण लाया कि समाज में हर वर्ग तक बैंकिंग का पहुंच होना, तो हर वर्ग तक के मान लो प्रधानमंत्री जन धन योजना आई, इसमें खाते खुल गए, लेकिन वो खाते जीरो बैलेंस में खोले गए, परंतु उन खातों में 40% से अधिक खाते निष्क्रिय खातों की श्रेणी में, यानी उनमें उन्होंने न तो पैसा जमा कराया न निकलवाया, कोई लेन देन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से जो जमाओं में वृद्धि हुई वो जैसे व्यापारी वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उन्हीं के द्वारा कराई जा रहा है। जो जनता से बचत इकट्ठा करने की भाव था कि बचत को प्रोत्साहन मिले ताकि देश में पूंजी का निर्माण हो, जिससे देश में निवेश की संख्या में वृद्धि हो, ये लक्ष्य की पूर्ति पूर्णतया नहीं हो पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की कार्य प्रणाली असंतोषजनक। अगला बिंदु आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकों की शाखाएं है, उन शाखाओं में कार्य प्रणाली इस प्रकार से है कि वो लाभ उनमें जमा और 60 जमा का अनुपात भी बहुत कम है, और बैंकों में ज़्यादातर शाखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें लॉस लगता है, क्योंकि वहाँ जमाएं भी नहीं होती है, ऋणों की बंटवारा इतना नहीं हो पाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन एवं अनियमितता है। गबन अनियमितता से तात्पर्य है कि जो बैंक है, अब जैसे यदा कदा पेपरों में भी आता है कि कॉरपोरेट घोटाले होते हैं, मनमर्जी से वो ऋण वितरण करते हैं। आप मेरे को इतने % दे दो, बैंक अधिकारी बोलता है, और मैं आपको ये लोन आपका जैसे 5 लाख का तो 8 लाख में बदल दूँगा, हैं। तो इस प्रकार से बैंकों की भी आर्थिक स्थिति इससे खराब होती है और संस्था की साख में भी बट्टा लगता है, और आमजन को भी परेशानी इससे होती है, क्योंकि फिर जो व्यक्ति रिश्वत नहीं देगा या गलत आचरण नहीं करेगा तो उसको फिर जितना मात्रा में या जितने के योग्य वह व्यक्ति है ऋण प्राप्त करने के लिए, वह उतनी मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाएगा। अगला बिंदु है लक्ष्य की अवहेलना एवं ग्राहक सेवाओं में गिरावट। लक्ष्य की अवहेलना यानी जो बैंकिंग कर्मचारी उनकी कार्यकुशलताओं में राष्ट्रीयकरण के पश्चात एक तरफ वृद्धि होनी चाहिए थी, वो कमी आई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो बैंकिंग नौकरशाही का विकास हो गया, हमें कौन निकालने वाला है। तो इस प्रकार से ग्राहक सेवा जितनी होनी चाहिए थी
उतने स्टैंडर्ड तक वो नहीं पहुंच पाई है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बैंकों में कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति हुई है। हमारा मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय के पश्चात बैंकों का विकास नहीं हुआ है या बैंक पिछड़े गए हैं या उनकी सेवाएं पूर्णतया संतोषजनक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो असंतोषजनक प्रगति के कारण है जो हमने आपको समझाए। अब आगे हम समझेंगे कई व्यापारिक बैंक वो विफल हुए, विफलता के कारण क्या है। जैसे मर्जर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है बैंकों में आजकल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इस बैंक का उस बैंक में विलय है। जैसे यूनियन बैंक में विलय हुआ है कॉरपोरेशन बैंक का, आंध्रा बैंक का, तो ये कैसे हुआ है, इसके क्या कारण रहे। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक 1993 में ही सितंबर में विलय हो गया था। पंजाब एक नेशनल बैंक में विलय हुआ है दोनों बैंकों का। तो इस प्रकार से अप्रैल 19 में भी विलय किया गया, अप्रैल 2020 में भी सरकार ने विलय किया है। इससे पहले बैंक ऑफ राजस्थान का ICICI बैंक में विलय हुआ था। तो ये इतनी तेजी से मर्जर क्यों हो रहे हैं देश में, क्या कारण है। तो सरकार को इनकी जो विफलता है इन बैंकों में, उसमें मुख्य कारण तो NPA माना जाता है। तो NPA तेजी से बढ़ रहा है देश में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको कहते हैं, ये एक तरह से बैंकों के लिए लॉस होता है। अगर ये 3 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसका मतलब उसको लॉस एसेट्स में डाल देते हैं वो 100%। तो हम बिंदुवार इनका अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है राजनीतिज्ञों का प्रभाव। राजनीतिज्ञों का प्रभाव से क्या तात्पर्य है। राजनीतिज्ञों के प्रभाव से तात्पर्य है कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो बैंकिंग प्रक्रिया है वो पूर्णतया सरकार के हाथों में आ गई। 90% से अधिक बैंकिंग व्यवसाय सरकार के अधीन हो गया। अब जब ये प्रक्रिया हुई तो फिर स्वाभाविक है ये सब वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री भी राजनीतिक पार्टी से किसी न किसी से जुड़ा होता है, उनके सबके अपने हित होते हैं। तो उन हितों की पूर्ति के लिए वो अपने प्रबंध व्यवस्था में भी इनका रोल होता है सरकार का। तो मैनेजमेंट को सिफारिशें करना, दखलंदाजी करना ऋण प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से NPA में भारी वृद्धि हुई है। दूसरा बिंदु है हानि में वृद्धि। लॉस कैसे बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल ज़्यादातर शाखाएं घाटे पर चल रही है। सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया है, किंतु उसका खामियाजा ये है कि वहाँ पर ग्रामीण लोगों में अभी भी बैंकों में पूर्णतः विश्वास, जो शहरों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनमें विश्वास नहीं बन पाने के कारण से वहाँ जमाई नहीं हो पाती है, ऋणों का भी बंटवारा नहीं होता, इसलिए वो बैंकिंग संस्थाएं बंद होने के कगार पर होती है, जिससे बैंकों को घाटा होता है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जो NPA औद्योगिक ऋणों में NPA है, कृषि क्षेत्र में भी अकाल पर निर्भर, अकाल हो जाना, कभी कोई सूखा पड़ जाना, तो इन सब का अतिवृष्टि होना, अल्पवृष्टि होना, इन सब के कारण से क्या होता है, इनसे किसान की आय कम हो जाती है और वो ऋण नहीं चुका पाते, तो उनके भी लोन मतलब वो समय समय पर NPA होते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा इन ऋणों को ऋण माफी प्रक्रिया भी चलती है, चाहे वो ऋण माफी योजना 2008 हो, उसके बाद में राज्य सरकार, जैसे अपने राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार ने भी कहा हम सब जगह ऋण माफ़ कर देंगे, MP में भी यही कहा गया। इसी के साथ वसुंधरा सरकार ने भी सहकारी समितियों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ़ किए। तो ये सब क्या है, इन सब से फिर बाद में जो व्यक्ति समय पर चुकाता है वो भी ये सोचेगा कि मैं ही क्यों चुकाऊँ,
तो इस प्रकार से ये गाठा आगे से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये राजनीतिक के प्रभाव है, हानियों में ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में एनपीए की बढ़ने के कारण से हानियाँ बढ़ी है। अगला है नौकरशाही का प्रभुत्व है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या हुआ कि बैंकिंग कार्यों में लाल पिताशाही, भाई भतीजावाद और नौकरशाही इससे पनप गई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राजनीतिज्ञ अधिक पहुंच वाले व्यक्ति वहाँ पर प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इससे क्या हुआ, उनकी कार्यकुशलता में गिरावट आई है और संस्थाओं को हानि होती है, जिससे कार्यकुशलता में कमी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग व्यवसाय में जो वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी न हो पाई और उनसे जो नौकरशाही का प्रभुत्व हो गया, एनपीए हो गया, उससे इन लोगों की कार्यकुशलता में भी कमी आई है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा से क्या तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अगर बैंक में रिश्वत दे देता है तो उसको आसानी से ऋण मिल जाता है, जो सिफारिश करा देता है उसको आसानी से ऋण मिल जाता है, और जिनकी ना तो सिफारिश है ना उनके पास रिश्वत के लिए पैसे हैं, तो उन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करना बहुत दूभर होता है। इससे क्या होता है, इससे बैंकिंग संस्थानों में दलाली और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है। अगला बिंदु है बैंकिंग सेवाओं में गिरावट। बैंकिंग सेवाओं में गिरावट से तात्पर्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ इसके कारण से नौकरशाही पनपी और फलस्वरूप व्यवसाय में जो बैंकों के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं वो उत्कृष्ट क्वालिटी की न हो पाई, जिससे बैंक सेवाओं में गिरावट आई है। बैंकों के साधनों का दुरुपयोग। बैंकों के साधनों के दुरुपयोग से तात्पर्य है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों में बैंकिंग व्यवसाय पर सरकार का अधीन ग्रहण हुआ। फलस्वरूप राजनीतिक और नौकरशाहों की मिलीभगत के कारण से वो मनमर्जी तरीके से जिसको चाहते हैं उसको ऋण प्रक्रिया बांट करके उनके साधनों का उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिससे एनपीए भी बढ़ा है। ग्राहक सेवाओं में गिरावट। ग्राहक सेवाओं में गिरावट से तात्पर्य है बैंकों के साधनों का दुरुपयोग या ग्राहकों की सेवाओं, जब बैंकिंग सेवाएं न मिल पाएगी तो ग्राहकों को सेवाओं में भी गिरावट होती है। वसूली में गिरावट। वसूली में गिरावट से तात्पर्य है कि बैंकों के अधिकारी या तो वो हिम्मत नहीं कर पाते, अगर करते हैं तो उनको राजनीतिक रूप से उनको सिफारिश हो जाती है कि इसका आपको ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी है, तो ये बैंकिंग संस्थाओं को इससे नुकसान पहुंचता है। बढ़ती हुई आकांक्षाएं। बैंकों को क्या है कि सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण देता है और इन ऋणों की पूर्ति के लिए बैंकों को पास इतने साधन नहीं होते हैं और वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण देने के कारण से सरकार के ऋणों की वसूली नहीं हो पाती है और उनकी हानि में वृद्धि होती है। सुदृढ़ता में कमी। सुदृढ़ता में कमी से तात्पर्य है राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या हुआ, बैंक मजबूत होने चाहिए थे लेकिन फिर भी कई बैंकों की विलय की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया हुई है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में एसबीआई बैंकों का समूह का आपस में विलय। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2019 को विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, इनका केनरा और देना विजया बैंक का। इसी के अलावा अभी इसी वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों का आपस में मर्जर हुआ है, जिनसे 6 बैंक विलय कर दिए गए बड़े 4 बैंकों में। तो इस सुदृढ़ता में कमी को सिद्ध करता है। अब हम देखेंगे बैंकों की सफलता के हेतु सुझाव। तो क्या सुझाव हो सकते हैं जिनसे
ये जो कमियां हैं, ये जो है संतोषजनक प्रगति है, वो दूर हो सके। तो इसके लिए बैंकों में कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना होगा। उनको पेशेवर प्रबंध वहीं लगाना होगा, न कि राजनीतिक सिफारिश से। संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार हो, सरकार और बैंक की नीतियों में आपस में सामंजस्य हो। बैंक अधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण शाख नीति होने की सिफारिशपूर्ण नीति, उनके द्वारा बैंकिंग सुविधाओं में भी विस्तार, जो अपने को विफलताएं बताई है उन सभी को दूर करने के लिए उनका पॉजिटिव थिंक क्या हो सकती है, वो सभी इनकी बैंकों की सफलता के लिए सुझाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आगे की वीडियो में जो कमर्शियल बैंक है, इनके एसेट्स मैनेजमेंट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट अपन देखेंगे। बैंकिंग कंपनी में किस प्रकार से खाते होते हैं और क्या क्या इनका प्रारूप होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।